और मन से कर दूसरे सपना में हो। पहले तो ये जान लो, आपको MPPSC क्रैक करना है, यू नीड नॉट गो एनीवेयर एल्स। कहीं भी नहीं जाने की आवश्यकता है आपको। होम स्टडी कर सकते हो, अपनी कोचिंग में जा सकते हो आसपास। ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि आप दिल्ली में पढ़ो या इंदौर पढ़ो या लखनऊ पढ़ो या इलाहाबाद पढ़ो, ठीक है। आपके सपना के बच्चे घर में रहकर हल्की फुल्की टिप्स लेकर अच्छे रेट लाते हैं, अच्छी रैंक लाते हैं। पहले तो ये कॉन्सेप्ट दूर कर लो, आप जो भ्रांति फैली हुई है इसको आप दूर करिए। फुली इंटेंशनल बता रहा हूँ, ठीक है। दूसरा, आपको जब से आपका मन करे कि आप सिविल्स क्रैक करना चाह रहे हो, सबसे पहले आप तैयारी करो मेंस की। मेंस की तैयारी कोई अलग से नहीं होती। बुक्स पढ़ो, एक बार पढ़ो, फिर 2 बार पढ़ो, फिर बुक्स रख दो, फिर सोचो आपने क्या पढ़ा होगा, उसको राइट डाउन करो, ठीक है। तो उसको रख लो, भाई बताया दे रहा। आप एक बार पढ़े, मतलब आप कोचिंग में आए, सर ने आपको पढ़ाया, आप उसको पढ़ो, फिर राइट डाउन करो। 1 पेज का, 2 पेज का, जितना भी है, 250 वर्ड्स मैक्सिमम है, ऐसे ही है ना जी। राइट डाउन करो, उसके बाद उसको रख लो। अब फिर से पढ़ाई करो, चैप्टर कवर करो, ठीक है। उसके बाद फिर राइट डाउन करो, फिर देखो पहला आपने पहले क्या लिखा था, अब आपने क्या लिखा हुआ है, ठीक है। विद द पैसेज ऑफ टाइम आपकी मेंटल मैच्योरिटी बढ़ेगी, आपको लिखने का लेवल बढ़ेगा, राइटिंग स्किल आपकी बढ़ेगी। जब कभी आपको समझ नहीं है, ठीक, जब कभी आपको मेंस लिखने का मौका मिलता है, आप समझ नहीं पाओगे, आपका मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे, लेकिन आप सिर्फ प्री पढ़ोगे, आप प्री पास करोगे, मेंस नहीं लिखोगे। भाई कॉपी जो चेक कर रहा है उसके पास आप तो नहीं जाते हो, आपकी कॉपी जाती है। आपकी कॉपी के माध्यम से ही वो आपका इंटेलिजेंस, आपके थॉट को चेक करता है। प्री पास करोगे, मेंस पहले जाओगे, मेंटल डिससैटिस्फैक्शन आएगा आपको, समझ रहे हैं। मेंस की तैयारी करो, मेंस की तैयारी करोगे तो MPPSC तो मैं नहीं कहता, सिविल्स की तैयारी यदि करते हो, मतलब कोई बच्चे UPSC के हिसाब से प्रिपरेशन करते हैं, तो आपका 60% सिलेबस कवर हो जाता है। जो UPSC का एक अलग ट्रेंड है, बोल रहा है। प्रीलिम्स है, मेंस है, ये इंटरव्यू हो गया। अब थोड़ा सा ट्रेंड प्रीलिम्स में आ गया है। यह ना तो हिस्ट्री पूछी जाती है, ना ज्योग्राफी पूछी जाती है, ना पॉलिटी पूछी जाती है। ना तो का मतलब होता है एकदम सुपरफिशियल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हिस्ट्री से, ज्योग्राफी से और पॉलिटी से और इकोनॉमी से। साइंस एंड टेक तो आपको दिख ही देगा। लगभग जो क्वेश्चंस क्वेरी करते हैं वो लोग PSC वाले, वो करते हैं MP से मेन, फिर उसके बाद स्पोर्ट्स से। आप देख रहे हैं ट्रेंड पूरा देखना जी। 10 सालों का आप पेपर कवर करोगे। सबसे पहले तो प्रीलिम्स के पुराने क्वेश्चंस पेपर है ना, उनको देखना, तो आपको ट्रेंड पता चलेगा। आपने पूरी हिस्ट्री पढ़ ली मान लो, ठीक ना, पूरी हिस्ट्री पढ़ ली, एंशिएंट पढ़ डाली पूरी, मेडिवल पढ़ डाली पूरी। कहाँ पूछ रहा है बताओ, पूछता हो तो बताओ। आप सब लोग पढ़ रहे हो, मुझे लगता है डिग्निफाइड ह्यूमन बीइंग को, अच्छे इंसान हो। कहीं पूछा है ज़्यादा क्वेश्चन डीप रूटेड को पूछा है क्या? नहीं पूछा। सुपरफिशियल सिंपल क्वेश्चन जो लूसेंट्स मिल जाएंगे वो पूछा जाता है। तो अपन वहाँ क्यों फोकस करें? अपनी को वर्क करना है, एफर्ट करना है, लेकिन स्मार्ट, ठीक है। स्मार्टली अपने काम करना है। पहले ये दिमाग में रखना है वो क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं। MP से क्वेश्चन लगभग आते हैं 25 से 30। हिस्ट्री पूछेगा, ज्योग्राफी भी पूछेगा, पॉलिटी भी पूछेगा, इकोनॉमी पूछेगा, साइंस एंड टेक भी पूछेगा और एनवायरमेंटल इकोलॉजी पूछेगा। मोस्टली MP से पूछा जाएगा। स्पोर्ट्स थोड़ा डीप रूटेड आता है। स्पोर्ट्स के 2 सेक्शन हैं, एक थ्योरेटिकल सेक्शन होता है, ठीक है, एक करंट अफेयर्स।
करंट अफेयर्स तो ठीक है, जो बनता है बन ही जाएगा, आप लोग पढ़ लास्ट में आदमी पढ़ लेता है, ठीक है, मगअप कर लेता है पूरा का पूरा। और थ्योरेटिकली फोकस करो, कोई बुक उठाओ, दूसरे नंबर से काम नहीं चलेगा, कोई बुक ले लो, पीडी की आती है ना, आती है, उसको देखो। तो उसमें आप ये देखो, मैं आपको कुछ बताना चाह रहा हूँ। मान लीजिए इस साल ने पूछ लिया कि ऑस्ट्रेलिया ओपन किसने जीता, अब आप इसको पढ़ रहे हैं, तो आप जब डीप रूटेड बुक में पढ़ोगे और अच्छी बुक्स में पढ़ोगे तो आप ये जानोगे कि साल की शुरुआत में पहले ऑस्ट्रेलिया ओपन होता है, उसके बाद फ्रेंच ओपन होता है, उसके बाद फिर विंबलडन होता है, उसके बाद यूएस ओपन। ऐसे ही ना, ये सीक्वेंस है। रटना नहीं है तो सिंपल जाओगे, ऑस्ट्रेलिया यहाँ से अपन चले फ्रेंच, यहाँ से चले विंबलडन, यूएस, बन जाएगा। एक साल में चारों कोई जीत जाता है तो क्या बोलते हैं उसको, ग्रैंड स्लैम, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया ओपन आपने जब पढ़ा तो आप देखो ये कब से स्टार्ट हो रहा है, अभी कौन जीता है, जो जीता किस देश का है, जिसको हराया वो किस देश का। कोई बड़ी बात हो गई कि मान लीजिए अभी जीत गया है नोवाक जोकोविच, है ना, ऐसे ही ना, आप उसके बारे में ये जान लो कितनी बार जीता है, उसके पहले किसका रिकॉर्ड था, ये जानो कोई बुराई है? अपन दे तो रहे हैं, पढ़ तो रहे हैं, एक क्वेश्चन से जब फेल होते हैं अपन बुरा लगता है, आपकी पर्सनालिटी में क्वेश्चन खड़ा होता है। प्रीलिम्स इज नथिंग बट द पार्ट ऑफ योर पर्सनालिटी। दिमाग में उठाओ, आप प्रीलिम्स नहीं पास होते हैं मतलब आपकी पर्सनालिटी में कहीं कहीं सिंसियर नहीं हुआ, सो डैम शो बता रहा हूँ, ठीक है। मान लीजिए फुटबॉल, तुमने अभी पूछा कि फुटबॉल के बारे में, ठीक है, बार्सिलोना, बार्सिलोना क्लब है जी, है जी। अभी इसका सबसे अच्छा प्लेयर कौन था कि जान लो, कौन जीता, इतना डीप टू डीप आपको आईएएस नहीं दे रहा अभी, मैं सिंपल सा बोल रहा हूँ। जो भी करंट अफेयर्स आप देख रहे हो, पढ़ रहे हो, थोड़ा उसके बारे में इनसर्कल्ड कर लो, सिर्फ पिन पॉइंटेड ना होइए, थोड़ा इनसर्कल्ड कर लो, थोड़ा दायरा बढ़ा लो आप, तो क्वेश्चन कहीं नहीं जा रहे आपके, कहीं नहीं जा रहे आप, चाहे लॉन टेनिस का हो चाहे क्रिकेट का हो। अब उसमें समस्या क्या आती है, समस्या बताता हूँ, देखना, हम जब छोटे से बड़े होते हैं तो कुछ चीज़ों में हमारा इंटरेस्ट और ज़्यादा हो जाता है, किसी का मान लो गोल्फ में, किसी का क्रिकेट में हो गया, किसी का फुटबॉल में हो गया, जो चीज़ हमको पसंद आती है हम उसके बारे में ज़्यादा पढ़ते हैं, सही है, नहीं करना है। सिविल्स कहता है किसी पर इंटरेस्ट आपको ज़्यादा नहीं करना है, किसी पर ना इंटरेस्ट आपको कम करना है, क्योंकि अल्टीमेट योर ऑब्जेक्टिव इज टू क्लियर द एग्जाम, ठीक है। जो चीज़ हमको इंटरेस्टेड ज़्यादा लग रही है उसको उतना ही पढ़ना है जितना हम कम इंटरेस्टेड वाले को पढ़ते हैं, ठीक है, क्योंकि जो पेपर बना रहा है उसे नहीं पता होता आपको कौन सा इंटरेस्ट ज़्यादा है। स्पोर्ट्स को ऐसे कवर करोगे, ठीक है। अब इसके बाद कोई क्वेश्चन आता है, एमपी अपने आप कवर हो गया, एमपी को 2-3 बार पढ़ो, 2 बुक्स से पढ़ो, ठीक है, 2 बुक्स आप पकड़ो, यहाँ पर 2 बुक्स से कवर करो। अब एक और चीज बताता हूँ, एमपी की चाहे आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो, ठीक है, हर जगह जो भी पॉइंट आप उठाओगे ऐसा लगेगा कि मध्य प्रदेश में भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष में यही स्थान सबसे महत्वपूर्ण बना के ऐसा रिप्रेजेंट करते हैं। उस पॉइंट को नेशनल लेवल पे जोड़ना है अपने को, इंटरलिंकिंग होगी, वह इंटरलिंकिंग आपको मेंस में काम करेगी, ठीक है। इंटरलिंकिंग करके पढ़ाई करो तो आपको रटना नहीं पड़ेगा, हालांकि रटने की अच्छी आदत नहीं है, एमपीपीएससी पास करना है तो समझना जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा रटना जरूरी है, इससे भी ज्यादा लिखना जरूरी है। जो नहीं लिखेगा वो नहीं पास होगा, जो नहीं लिखेगा वो नहीं पास होगा, चाहे वह प्रीलिम्स का तुम्हारा वो बन जाए क्या गूगल, वही है, नहीं पास हो सकते आप। फिर फ्रस्ट्रेशन आएगी कि हम ये चीज तो पास कर लेते हैं, आगे बढ़ेगा क्या, लेकिन पास भी हुए आपका अच्छा स्कोर नहीं हुआ फिर आपको बुरा लगेगा। आप जब वहां पहुंचोगे तब आपको बुरा लगता है, आप इंटरव्यू से लौटते हो तब आपको बहुत बुरा लगता है, प्रीलिम्स से लौटते हो तो कम बुरा लगता है, मेन से लौटते हो तो थोड़ा ज्यादा बुरा लगता है,
ये होगा आपके साथ, मैं चाहता हूं ऐसा ना हो, किसी के साथ ऐसा ना हो। अब तीसरी पॉइंट आती है आपका SC/ST एक्ट, है ना। जो बुक्स है मार्केट में, कौन कौन सी बुक आती है आपके पास? मेकर वाला थोड़ा ठीक लिखता है, ठीक है। एक्ट को आप अच्छे से पढ़ो, डीप रूटेड पढ़ो, उसके जो सेक्शन है उसको रखो, जी में क्या है, H में क्या है, I में क्या है, ठीक है, वो डीप रूटेड है, उसको पढ़ो। आप इसके क्वेश्चन को रखना, एक साल मान लो 2 क्वेश्चन आए, हो सकता है दूसरे साल 12 क्वेश्चन आ जाए। ये आपको बनना चाहिए, तीनों बनना चाहिए। वहाँ पर एक SC/ST एक्ट है, एक दूसरा सिविल राइट एक्ट है, एक ह्यूमन राइट्स है, तीनों पढ़ो। मेंस में इसका सिनॉप्सिस बनाओ 250 वर्ड्स में, हम इसको पूरा का पूरा कैसे लिख सकते हैं, ये मेंस क्वेश्चन आएगा। मैं प्रीलिम्स के बारे में बता रहा हूँ, मेंस के बारे में बताऊंगा, इंटरव्यू के बारे में बताऊंगा, धीरे-धीरे आपका, ठीक। प्रीलिम्स में लापरवाही आपको नहीं बरतनी, ठीक है। हिस्ट्री पढ़ना है, यहाँ से बढ़िया बता रहे होंगे सर लोग, मैं अपना मुझे जो मालूम है वो बता रहा हूँ। आप मॉडर्न को फोकस करो, इसलिए नहीं कि प्रीलिम्स में क्वेश्चन आते हैं, इसलिए कि मेंस पूरी है। जो भी क्वेश्चन आएगा पिक करो, मेंस के क्वेश्चन आप मॉडर्न से क्वेश्चन आते हैं, आपको बनना चाहिए। मान लीजिए कि आपको मॉडर्न में है 1909 का अमेंडमेंट है, 1919 का है 1935 का है, नाम पूछेगा प्रीलिम्स में, ठीक ना। सिखों के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट कब रखा गया ये पूछेगा प्रीलिम्स में, लेकिन सेपरेट इलेक्टोरेट के क्या बेनिफिट्स हैं और क्या लॉसेस हैं ये पूछेगा मेंस में। आपको जानना चाहिए कि नहीं, हमारे इससे क्या होता है भाई। सेपरेट इलेक्टोरेट ये कहता है, यानी तेरा बता रहा हूं, ठीक। सेपरेट इलेक्टोरेट ये कहता है एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है, इसमें एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोग हैं। अभी हम क्या करते हैं, कोई भी सीट आरक्षित होती है तो उसमें क्या होता है, कोई एक आदमी खड़ा हो गया रिजर्व कैटेगरी का, वोटिंग कहाँ करते हैं सभी लोग। जब ये हो जाएगा कि चलो ठीक है, मान लीजिए SC के लिए रिजर्व है, अब सिर्फ SC ही वोट करेगा, इसका क्या मतलब हुआ, डेमोक्रेसी कहाँ रह गई, नहीं रह गई ना। तो क्या, दिस इज नथिंग बट द वायलेशन ऑफ डेमोक्रेसी, द वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो गलत हो गया ना, कहाँ रह गया हमारा सिस्टम, हम जिसके लिए लड़े 2 साल 200 वर्ष। सेपरेट इलेक्टोरेट कहीं भी किसी भी स्थिति में प्रॉफिटेबल नहीं है, किसी भी डेमोक्रेटिक सेटअप के लिए, किसी भी वेलफेयर स्टेट के लिए। जो मैं शब्द बोल रहा हूँ उससे डरना नहीं है, उससे परेशान नहीं होना है, हर चीज के अपने मायने हैं। वेलफेयर स्टेट कहता है, मुझे ध्यान है मुझे क्या बताना है, ठीक है। वेलफेयर स्टेट कहता है एक स्टेट है, स्टेट का मतलब होता है एक गवर्निंग अथॉरिटी है जो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से उस स्टेट के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से वर्कआउट करता है, जिसका मेन मोटो क्या है, कल्याण करना। तो कल्याण किसका करना है, कल्याण किसे करना है, ठीक है। जब पीपल करेंगे तो जाहिर सी बात है उसमें हैबिटेट आ जाएगा। हैबिटेट का मतलब होता है वहाँ की ज्योग्राफिकल बाउंड्री आ जाएगी। स्टेट की परिभाषा बताते हैं। जब हम वेलफेयर स्टेट के बारे में बात कर रहे हैं तो हम यहाँ बात कर रहे थे सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब है वेलफेयर स्टेट नहीं बन पा रहा। जाहिर सी बात है, ये नुकसानदेह है कि नहीं। जब इसको पढ़ोगे बुक्स में 2-3 बार, एक बढ़िया सा कॉन्सेप्ट बन के आपके दिमाग में आएगा कि हाँ ये ऐसा है, हमारे सेटअप के अगेंस्ट है, ये किसी भी स्थिति में बेनिफिशियल नहीं है। अब ऐसा नहीं है कि ये कॉन्सेप्ट एकदम जीरो कर दिए, ऐसा नहीं है। इसीलिए आपको पता होगा हमारे देश के जितने भी राज्य हैं, हर राज्य में, लगभग हर राज्य में एक आदमी, जैसे 230 मेंबर हैं विधानसभा में, एक आदमी मनोनीत होता है एंग्लो इंडियन कम्युनिटी का, उन्हीं के लिए। तो मान लीजिए ऐसा है तो उनके बारे में कोई सोच नहीं रहा कि भाई इसकी वोट देने से मेरे कोई अंतर नहीं पड़ रहा, ठीक है। मतलब किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी का आदमी सतना में है, मान लीजिए इसकी वोट 2000 है,
मेजोरिटी पार्टी क्या करेगी, इससे मेरे कोई अंतर नहीं पड़ रहा, कौन ध्यान देगा, नहीं ध्यान देगा ना। इनकी प्रोटेक्शन के लिए हमारे यहाँ एक आदमी की नियुक्ति होती है, ठीक है, मनोनीत किया जाता है, पहले यहाँ नियुक्ति नहीं होती, मनोनीत किया जाता है, ठीक है। अब हम आते हैं कहाँ पर, ये पर 1909, 1919, 1935। आप 1909 में देखना हमेशा एसटी पढ़ा जा चुकी है, मेडाइवल चल रही है, मॉडर्न नहीं, अभी नहीं हुई है, चलो देखना हमारा जो विकास कैसे हुआ, हमारे देश में मेंटल मैच्योरिटी कैसे आ रही है। 80-50s में हम क्या मांग कर रहे थे, 1850 में हम लोग किसकी मांग कर रहे थे, आजादी शब्द कहीं नहीं आई थी, स्वराज किए थे। उसके बाद हमने मांग की किसकी, डोमिनेंट स्टेटस की करी। तो उसके बाद हमने मांगी स्वतंत्रता करी। तो उसके बाद हमने मांग करी पूर्ण स्वतंत्रता करी। हमारा मानसिक स्तर समय के साथ बढ़ता जाता है, समय के साथ हम दुनिया को देखते हुए अपना लेवल बदलते जाते हैं कि नहीं। 1919 तक किसी भी आदमी ने स्वतंत्रता की मांग नहीं करी थी, एक प्लेटफॉर्म से करी थी, हमें डोमिनेंट स्टेटस चाहिए, उसको दे दिया उन्होंने 1935 में। क्या फायदा हुआ, फायदा हुआ क्या कि हम ठीक है स्वतंत्र हैं, हमारी क्या हुई, हमारा जो गवर्निंग अथॉरिटी कौन होगा, इंग्लैंड, ठीक ना, उसी का गवर्नर जनरल होगा, उसके अंडर पे हम काम करेंगे, ठीक है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, काम हम कर रहे हैं, लेकिन गवर्निंग अथॉरिटी कौन है, कहाँ इंडिपेंडेंट, कहाँ हमारा स्वतंत्रता रह गई। इसीलिए कुछ बात है ये सब पढ़ने से होता है। मेंस की बात अब करते हैं। देखो मैं प्लांट आया हूँ, पहले तो ये जान लो मैं प्लांट आया हूँ, बेटी का फोन आया तो मैं रैंडमली चला आया। अब देखना मेंस की बताता हूँ आपको क्या लिखना है, कैसे लिखना है, शायद कुछ फायदा हो जाए यदि सोचोगे। मान लीजिए कि क्वेश्चन आपका आ रहा है मेंस में 250 वर्ड्स का, ठीक है। 250 वर्ड्स का मतलब होता है आपके पास टाइम कितना मिल, 15 मिनट, कितने मिल रहे हैं, 10 मिनट, ऐसे ही है ना, ऐसे ही है। 150 वर्ड्स को 6 मिनट, ऐसे ही है। ये अगर डालो क्या हम 250 वर्ड्स 15 मिनट में कवर कर रहे हैं कि नहीं। यदि नहीं कर रहे हैं मतलब हम पूरा पेपर नहीं कर पा रहे हैं। जब पूरा पेपर हम नहीं कर पा रहे हैं मतलब हम पास नहीं हो रहे हैं, ठीक है। आधा मिनट घंटा चलता है। क्या है कि शुरू में रिदम पकड़ने में टाइम लगता है, लास्ट में बड़ी स्पीड से, बुलेट ट्रेन की स्पीड से गाड़ी चलती है, ठीक है। बनता है तो, न बनता है तो। ओवरऑल जब डेली लिखेंगे हमको आइडिया होगा कि 15 मिनट में नहीं तो 16 मिनट हम लिखे डालेंगे, ठीक है। कुछ पेपर बनता भी नहीं तो अपन एवरेज मान के चले कि आधा मिनट 1 मिनट आगे पीछे अपन कर सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि क्वेश्चन आपका आ गया, वर्तमान आर्थिक परिदृश्य में भारत की वैश्विक स्थिति का वर्णन करें। कुछ पढ़ाएगी शुरू ये जो भी मैं यहाँ बता रहा हूँ परेशान नहीं होना है। कुछ को न बनता होगा, बोलते हैं कि जैसे बच्चे किसी को भी ना आता होगा, क्योंकि अभी बिगिनिंग है यहाँ पढ़ाने की, इकोनॉमी की, है ना। टर्मिनोलॉजी यूज करूंगा, यू नीड नॉट बता, ठीक है। सब कुछ बनेगा, यदि मुझको बनता है तो आपको बनेगा, डैम श्योर सबको बनता है। वर्णन करें 250 वर्ड्स, ठीक है। आपको लिखना है कितने मिनट में, 15 मिनट। अच्छा थोड़ा सा अंतर बता दूं, IAS की मेंस एंड PPSC की मेंस, ठीक है। अंतर देख लेते हैं। 250 वर्ड्स का वहां भी होता है और 250 वर्ड्स का यहाँ भी होता है। वहां आप लिखोगे आपको कम से कम 3 लाइन का या 30 वर्ड्स का 40 वर्ड्स का इंट्रो लिखना होता है।
लास्ट में आपको इतने ही वर्ड्स का कंक्लूजन लिखना होता है। आपके पास आपका मटेरियल राइट डाउन करने के लिए विद इन सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम 15 मिनट्स आपको 200 वर्ड्स आते हैं, उसी में आपको कवर करना है। एमपीपीएससी में थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी ये है, आप पहली ही लाइन से चालू हो जाओ, कोई इंट्रोडक्शन कर सकता नहीं है, जो बनता है चालू हो जाओ, ठीक ना। सिर्फ करना क्या है, 15 मिनट में आप 15 मिनट तो लिखोगे नहीं, 1 मिनट सोचोगे कि नहीं, 1 मिनट सोचोगे तो आपको मान लीजिए 250 वर्ड में आपको 5-6 फैक्ट दिमाग में आए, ठीक है। अब आर्थिक परिदृश्य की हम बात कर रहे हैं तो हमको देखना पड़ेगा फॉरेक्स, इन्फ्लेशन देखना पड़ेगा, हमारी कंडीशन क्या है, सब्सिडी, ठीक है, WTO में हमारा स्थान, ठीक है। बाद में हमारा एक्सपोर्ट, हमारा इंपोर्ट, हमारा नेट प्रोडक्शन, ठीक है। सब अच्छी चीजें हैं, सब बनेगा, कम से कम इतना आपको बनना चाहिए कि नहीं। एक और बीच में छूट गई इन्फ्लेशन के साथ आप जीडीपी देखोगे, ठीक है। अभी ये मैंने बताऊंगा जीडीपी क्या है, ये भी मैं बताऊंगा इन्फ्लेशन क्या है, सब बनेगा। आप सिर्फ इतना देखो लिखना कैसे। मान लीजिए एक जीडीपी है हमारी अभी 8.2% है, सही है ना, ऐसे ही है। हमारा फॉरेक्स है $350 बिलियन, ठीक ना है, कुछ ऐसे ही है। थोड़ा आगे पीछे हो जाए तो हमें बता देना, कोई नहीं। हमारा इन्फ्लेशन आज की डेट में देखो, इन्फ्लेशन 2 प्रकार का होता है, पहले तो आप जानो, एक होलसेल प्राइस इंडेक्स पर होता है, एक होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पर। होलसेल प्राइस इंडेक्स जो पहले मेजर करते थे हम, क्या करते थे, मंथली, ठीक है, सेम डे, ठीक है। परेशानी होना है, ये सब बनेगा आपको। मैं ये बताता हूँ, ये जब आप जानोगे तो आप लिखोगे। मुझे लगता है पीएससी का एक कठिनतम प्रश्न है, इससे कठिन प्रश्न नहीं आ सकता, बन ही नहीं सकता। तो पूरी आपकी इकोनॉमी घुमा रहा है, मतलब पूरी इकोनॉमी आपने कैसे पढ़ी है, समझ में आ गया। आपने इसको लिखा, उसके बाद जो क्वेश्चन आप लिखोगे कॉन्फिडेंस में चलता जाएगा मैटर। जिस बंदे ने ये लिखा है इसका मतलब चीजें तो इसको आ ही रही। 3 नंबर में आपको पूछेगा फॉरेक्स क्या है, 3 नंबर पूछेगा जीडीपी क्या है, 3 नंबर पूछेगा लेफर कर्व क्या है, ठीक है, 3 नंबर पूछेगा स्टैगफ्लेशन क्या है। देखो ऐसा है, मैं यहाँ खड़ा हूँ, मैं जब जाऊंगा उसके पहले मैं आपको मध्य प्रदेश दर्शन करा दूंगा, एमपीपीएससी के दर्शन करा दूंगा, चाहे मुझे 1 घंटा लगे चाहे 1.5 घंटे, ठीक है, ठीक है। लो है कि हाई, हाई कि नहीं ज्यादा, ठीक जा रहा है, बराबर, बढ़िया, ठीक है। अच्छा, अब मान लो आपको पता चला $350 बिलियन है आपका फॉरेक्स, आपका इन्फ्लेशन है 3.2 3.5 मान लो, ठीक है। आपको सब्सिडी गवर्नमेंट ने कितनी खर्च करी, इस बार की बजट में सब्सिडी गवर्नमेंट ने करी है 200 करोड़ की, कितने की, रुपए, ध्यान रखना, डॉलर इज समथिंग डिफरेंट, रुपीज इज समथिंग डिफरेंट, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद आपने एक्सपोर्ट कितना हमारा हो रहा है, कितने % से, और इंपोर्ट कितना हो रहा है। जाहिर सी बात है, अदरवाइज न लेना, पिछले 4-4.5 साल में नेट एक्सपोर्ट हमारा क्या हुआ है, बढ़ा, परसेंटेज ऑफ एक्सपोर्ट घटा है, नो डाउट, पर नेट एक्सपोर्ट हमारा क्या है, बढ़ा हुआ है नंबर में, इंपोर्ट हमारा घटा है, ठीक है। इसका मतलब whenever our export is more than import, विदेशी मुद्रा आएगी कि नहीं, आएगी। विदेशी मुद्रा हमारे स्टोर में जितनी जमा होगी, हमारे रुपए की वैल्यू बढ़ेगी कि नहीं, बढ़ेगी। जब हमारे रुपए की वैल्यू बढ़ेगी, इसका क्या मतलब हुआ, अभी $1 इक्वल्स 70 रुपीज, जब हमारी वैल्यू बढ़ जाएगी, मतलब $1 इक्वल्स 70 रुपीज, फिर उसके बाद 68 रुपीज, उसके बाद 66 रुपीज होगा। हम मजबूत हो रहे हैं ना। जब मजबूत होंगे तो क्या होता है, अंतर क्या पड़ता है इससे अंतर यह पड़ता है, दुनिया में क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं,
हमारे यहाँ क्या है, CR इकरा है, और कौन सी है, क्राइसिल, सिविल भी होगा। सिविल तो सब जानते होंगे ना, जैसे होम लोन आप लेते हो तो हर व्यक्ति का एक सिविल स्कोर होता है। आपने पुराना कर्जा लिया था तो आपने कितने टाइम उसको पटाया, सिविल स्कोर होता है, वही सिविल है, ये कोई दूसरी नहीं है। ये क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज भारत की और विश्व की ये बताती हैं कि हमारी इकोनॉमी मजबूत हो रही है। अभी हाल में हम ये फैक्ट सबको पता होगा, हमारी इकोनॉमी किस नंबर पे आ गई, ब्रिटेन को अभी पीछे करने वाले हैं, फ्रांस को पीछे किया हमने, किया क्या? कौन डिसाइड करता है, कौन डिसाइड करता है कि हम कहाँ जा रहे हैं? जब ये मतलब वैल्यू है हमारी, हमारी इज्जत बढ़ रही है, हमारी इज्जत बढ़ रही है तो दुनिया का आदमी हमारे यहाँ आना चाहता है, ठीक है। पहले वो अपनी शर्तों पे आता था, ध्यान देना, पहले वह अपनी शर्तों पे आता था, अब वो हमारी शर्तों पे आएगा। अभी हमारे यहाँ FDI नाम सुने हो? फॉरेन डायरेक्ट, ठीक है, आपको आता है, ठीक ठाक है, ऊपर से नहीं जा रहा, परेशान न होइए, कोई भी नोबडी। अच्छा, पहले हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट होता है, जानते हो, निवेश, एक होता है डायरेक्ट, एक होता है पोर्टफोलियो, ठीक है। इन्वेस्टमेंट डायरेक्ट होता है, एक पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो इन्वेस्ट मतलब होता है विश्व की कोई भी कंपनी जो भारत के बाहर की है, जब भारत में आती है, आने के पहले क्या करती है, दूसरे कपड़े पहनती है। कपड़े को पहनने का मतलब होता है वो यहाँ डिस्गाइज फॉर्म में रहेगी। हमारे यहाँ शेयर मार्केट में आ गई, ठीक है, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया, डायरेक्ट इन्वेस्टर कौन हो गया, हमारे यहाँ कंपनी, ठीक है, उसने सिर्फ पैसे लगाए, आया भी नहीं, उसके स्टूडेंट का पता भी नहीं होता, ठीक है, उसने आए शेयर बाजार में पैसे लगाए, मान लीजिए हमारे स्टेबल गवर्नमेंट है, काम अच्छा हो रहा है, सिल्वर विंडो क्लियरेंस है, तो वो इन्वेस्ट करते रहेंगे, प्रॉफिट लेके जाते रहेंगे। मान लीजिए हमारे यहाँ युद्ध हो गया, ठीक है, हमारे यहाँ थोड़ी सी गरीबी आ गई, कुछ भी समस्या हो गई, ड्रॉट फ्लड्स, कोई भी नेचुरल हैजर्ड्स आ गए, तो क्या करेंगे, वो रातों रात एक क्लिक किए अपने कंप्यूटर में, उनका पैसा आपके पास ऐसा ही हो गया। अभी हमारा फॉरेक्स कितना दिख रहा था, 8% बढ़ गया, अभी इन्फ्लेशन हमारा 3.5 था, दूसरे दिन सुबह पता चला हमारा इन्फ्लेशन 6.7। तो अच्छी बात तो नहीं है। हमें इन्वेस्ट कौन चाहिए, डायरेक्ट वाला। अब डायरेक्ट भी दो प्रकार से होता है सर, ठीक है ना, डायरेक्ट इन्फ्लेशन दो प्रकार का होता है, एक ऑटोमेटिक रूट, ऑटोमेटिक का मतलब पहले हम आ गए, ठीक है, हमने सरकार में एप्लीकेशन दी, भैया हमको इतना इन्वेस्ट करना है, काम चालू हो गया, उसके बाद हम डॉक्यूमेंटेशन वाला काम करते हैं। FDI का मतलब होता है हम विदेश की कोई भी कंपनी जब भारत में आती है तो क्या करती है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में काम ध्यान देती है। मान लो जिसकी कोई स्कूल आ गई, कोई भी इसकी कंपनी आ गई, उन्होंने स्कूल बनाया सपना में, तो बिल्डिंग बनाएगी, जमीन लेगी, अब वो भागेगी तो कैसे भागेगी, जमीन तो उसकी बिक नहीं जानी है, बिल्डिंग तो उसका बिक नहीं जाना है, बिक जाएगा क्या, नहीं बिकेगा ना। अच्छा, तो FDI ज्यादा अच्छा माना जाता है, पहले ऑटोमेटिक रूट से होता था, अब यदि हमारी इकोनॉमी मजबूत हो रही है, डॉलर हमारा रुपया मजबूत हो रहा है, तो ये ऑटोमेटिक रूट का जो परसेंटेज है घटेगा। क्लियर, हमें इन्वेस्टमेंट चाहिए, हमें उसमें डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट चाहिए, हमें उसमें आप उसका नाम सुनो उसे भी ना, हालांकि शेयर मार्केट संबंध है। अभी हम कहाँ थे, अभी बता दो, हम बैक हो जाए ये प्रश्न, ठीक है। अच्छा, GDP पढ़ चुके हो कुछ, फॉरेक्स समझा गया, फॉरेक्स मतलब होता है विदेशी पैसा जो जितना भी आता है ये हमारे यहाँ रहता है, ठीक है। फॉरेक्स के बारे में क्लियर बता दूं, कभी आप भूलोगे नहीं, 1991 जून का महीना होता है, चुनाव होते हैं हमारे यहाँ, राजीव गांधी एक्सपायर होते हैं, पता है। उसके बाद हमारे यहाँ गवर्नमेंट बनती है, कांग्रेस की बनती है। उस टाइम पे हमारे यहाँ फॉरेक्स इतना था कि हमारी इकोनॉमी सिर्फ 3 हफ्ते चल सकती थी। कितनी? अब पैसे कहाँ से आए, देश चलाना है कि नहीं चलाना है। यदि मान लो कोई गवर्नमेंट सक्रिय रूप से काम ना करती, विपक्ष विरोध करता,
फिर से चुनाव होते हैं, जो खारिज पब्लिक बढ़ जाता है, होता कि नहीं। एक्सपेंडिचर, प्लांट एक्सपेंडिचर, नॉन प्लांट एक्सपेंडिचर, इकट्ठा तो पूरा नहीं बताया जा सकता, थोड़ा थोड़ा आप समझो, ठीक है। फिर कभी दोबारा लेक्चर लोगे तो मैं इसको करूंगा। ये 3 हफ्ते का हमारा फॉरेक्स था, हमारी वैल्यू घट रही थी, हम दिवालिया की स्थिति में थे। जैसे आज कौन है, बॉम्बे, जैसे आज है वेनेजुएला, पाकिस्तान। वेनेजुएला। तो